हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल। और ये हम लोग का पार्ट 2 है सीडीएस पेपर जो 2025 अभी रिसेंट का हुआ है। देखो, मैं इसमें आपको बता दूं कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट 1 में कवर किया था। कुछ ऐसे जियोग्राफी के टॉपिक थे प्लस कुछ करंट अफेयर्स थे। और आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी और भी कुछ ऐसे बचे हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। कुछ करंट अफेयर हैं लाइक मिलिट्री एक्सरसाइज जो डायरेक्ट पीआईबी से पूछ लिया गया है, उसको हम लोग पूरा का पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेंगे, ताकि जो इन अपकमिंग जो टी है उसमें हम लोग को हेल्प हो जाए। ठीक है, सो देखो मैं आपको बता दूं एक और चीज़ यहाँ पे कि जो पार्ट 1 वहाँ पे लाए थे, ठीक है, सो उसका लिंक वैसे मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और आप देख सकते हो उसको। सो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि लाइक यू आर नॉट क्लियरिंग कंसेप्ट बेटरली, आइदर योर कंसेप्ट इज क्लियर नॉट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पे मैं कोई ऐसे सिंगल टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स पता होगा, आप अच्छे से जानते होंगे। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन शो करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, और जितने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, मैं लिमिटेड यही डिस्कस करने का कवर करता हूँ कि ऑलमोस्ट हो जाए इतना में। ठीक है, और आई थिंक कि यू नो वेरी वेल और यू कैन अंडरस्टैंड वेल, सो बी मैच्योर बिफोर कमेंटिंग। और आई थिंक आई शुड वी शुड, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग। ठीक है, सो तो चलो ठीक है। आज देखो ये जो कल का जो क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, मोस्टली लोगों का डायरेक्ट कमेंट आ रहा था कि ये कैसे है, ये सही कंसेप्ट क्लियर नहीं किया हो। बट चलो ठीक है, इसको आज मैं जो कल आंसर बताया था वही आंसर आज भी बताऊंगा, बट इसको और थोड़ा सा डिटेल में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री का, उसको भी हम लोग देख लेंगे। सो एक दो क्वेश्चन था जो कल फाइनली जो मिस आउट हो गया था, या फिर वी कैन से कुछ एरर थे, सो उसको भी हम लोग देखेंगे। और ये भी जो जॉर्डन का जो क्वेश्चन था लैंडलॉक का, उसमें भी कन्फ्यूजन है। और आज ये भी मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बट इट इज़ अप टू यू व्हाट यू आर अज्यूमिंग और समथिंग। ठीक है, सो चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया। ठीक है, एनसीईआरटी से आप इसको जा करके अगर देखोगे, और इससे एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और यहाँ तक कि यूपीएससी प्री सीएससी में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज आर करेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन था इट कॉज इन स्टेबिलिटी इन द लोअर layer of the atmosphere, and second है the inversion commonly last for a few hour until the sun comes up। ठीक है, सो देखो यहाँ पे बात ये हो रहा है ना कि ये तो अब जो मैं कल क्या आंसर बताता हूँ कि ये 2 होगा, फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि इन स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी कॉज करता है। और स्टेबिलिटी कॉज क्यों करता है, इसके पीछे भी बहुत रीज़न है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन का जो है ना टॉपिक, ये अपने आप में जब अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा ना इसके पीछे का कंसेप्ट, तो सच में कन्फ्यूजन होगा और यू कांट अंडरस्टैंड। ठीक है, वेल, और यू विल एज्यूम कि जो नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है वो भी पता नहीं कैसे बोल रहा है। ठीक है, सो इससे पहले आप इसको देख लो और मैं इसको भी बता रहा हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे देखो, ठीक है, एक सेकंड, चलो ठीक है, ये देखो ये क्या है, क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी में। ठीक है, सो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में यहाँ पे बताया है कि नॉर्मली क्या होता है, देखने को मिलता है टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है, दो चीज़ यहाँ पे कंडीशन होता है, एक तो नॉर्मल सिचुएशन होता है और एक होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का सिचुएशन। नॉर्मल क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, जब हम लोग हाइट के जब ऊपर जाते हैं सो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में देखते हैं, सो टेम्परेचर इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, यहाँ पे दोनों इंक्रीज करता है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो और इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ना, ऐसा नहीं कि पूरे एक सीजन चलता है, यहाँ पे कुछ फ्यू आवर और कुछ ही टाइम के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, सो टेम्परेचर इन्वर्जन इसमें देखो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एट द टाइम दिस सिचुएशन इज रिवर्स्ड एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल लैप्स रेट है, जो जैसे हम लोग को जनरली देखने को मिलता है कि विथ इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो उसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, एनआरपी, ठीक है, एनएलआर, ऐसे नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है कि हाइट बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोल देते हैं। ठीक है, सो ये बात रहा। आगे देखो ये क्या बोल रहा है कि ए लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन। यहाँ पे देखो यहीं पे कैच है, ठीक है, स्टिल एयर। और यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको ये भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जब एयर अगर लोअर ट्रोपोस्फेयर पे स्टिल रहता है, ठीक है, सो स्टिल रहेगा तो इसमें क्या होगा कि कोई ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा वैसे। ठीक है, कोई भी ऐसा इनस्टेबिलिटी लाइक सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा, और इस कंडीशन से भी आप वहाँ पे उसको टिक कर सकते थे सही। ठीक है, सो ऑप्शन 1 रॉन्ग है ही एक्चुअली में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि द हाइट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट। इसमें देखो फिर बेसिकली यहाँ पे ये आ जाता है कंसेप्ट कि जो जैसे डे में क्या होता है, डे टाइम में तो इंसोलेशन होता है, ठीक है, बहुत सारा हीट आकर के अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है।
फिर नाइट में क्या होता है कि उसके बाद जो है ना हीट स्केप होने लगता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा नाइट में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हीट है ना ये रेडिएट ऑफ हो जाता है नाइट टाइम में। उसके बाद क्या होता है कि देखो और एक चीज़ ध्यान रख लेना फॉर फ्यूचर की, जो पोलर एरिया है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ना ये हमेशा आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे कि सरफेस इन्वर्जन जो है ना ये प्रमोट करता है स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या बोल रहा था, इनस्टेबिलिटी था, और एनसीईआरटी में भी क्या लिखा है, तो ये इसको पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ इस फिगर से और अच्छे से समझ लोगे कि जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, वार्म होता है, फिर थोड़ा सा कूल होता है और कूल होता है, उसके बाद कूलेस्ट वाला सिचुएशन आ जाता है वीकेंड से, ठीक है। सो इस तरह से, बट जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ऐसा अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये कूल होता है, ठीक है, उसके बाद वार्म होता है, फिर ऊपर का जो कंडीशन है ये हो जाता है एज यूजुअल, ठीक है। सो यहाँ पे यही होता है। यहाँ पे क्यों ऐसा कूल का सिचुएशन का बात करते हैं, सो एक क्या होता है ना कि एक लेयर जो है ना ये इस एयर के ऊपर ये वार्म एयर का लेयर बन जाता है, ठीक है, और नीचे जो होता है कि ये कूल हो जाता है ऐसा सिचुएशन। सो इस कारण से जो है ना ये टेम्परेचर जो है इन्वर्स कर जाता है, बेसिकली ये निगेटिव हो जाता है, निगेटिव ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, इस वजह से हम लोग इसको निगेटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये रहा होगा ना कि ये कूल कैसे हो गया, ठीक है, और ये आपको डे टाइम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको डे टाइम के साथ खत्म हो जाता है ये सिचुएशन, ये आपको नाइट में देखने को मिलेगा। क्यों नाइट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लैंड है ना ये लैंड रात में क्या हुआ कि रेडिएट ऑफ कर दिया, ठीक है, बहुत सारा ऐसे जो भी इंसुलेशन थे, और ये कब देखने को मिलता है, जब लॉन्ग नाइट रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है लॉन्ग नाइट, और लॉन्ग नाइट में क्या होगा, एक कंपेयर करो कि एक शॉर्ट नाइट है एक लॉन्ग नाइट है, ठीक है, लॉन्ग नाइट। तो शॉर्ट नाइट में जो क्या होगा ना कि जो टेम्परेचर का रेडिएट ऑफ होगा, ठीक है, सो वो थोड़ा तो कम ही होगा ना इन कंपेरिजन टू लॉन्ग नाइट। तो लॉन्ग नाइट में होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर, और इस कारण से जो होता है कि जो इसका सरफेस है लैंड का वो कूल हो जाता है, और जो ऊपर का एयर जो होता है वो वार्म ही रह जाता है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस तरह से जो है ना ये टेम्परेचर इन्वर्ज कर जाता है, ये यहाँ पे आप फिगर भी देख पाओगे, इसका ये कहने का मतलब ये है। सो बस यही सिचुएशन है, बाकी ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फिर वही सिचुएशन होगा कि यार मैं कंसेप्ट इज नॉट क्लियर और योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, ठीक है। सो लेट इट गो। और देखो यहाँ पे ये क्या है कि ये लॉन्ग नाइट होना चाहिए, ठीक है, और जो आउटगोइंग रेडिएशन है वो ज़्यादा होना चाहिए इनकमिंग रेडिएशन से, और नाइट में देखने को मिलता ही है ये चीज़। क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है, तो फिर उसके बाद काम एंड स्टेबल ईयर होना चाहिए, और स्टेबल ईयर है तो इनस्टेबिलिटी कम ही होगा, ठीक है, और वी कैन से कि इनस्टेबिलिटी होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये सिचुएशन देखने को मिलता है। सो आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और चलो ठीक है। और एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो कल का क्वेश्चन था ये 23 नंबर का देखो, ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि जॉर्डन कौन सा है। ये पता है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये जो 2024 का जो रेड सी का पूछा था, ठीक है, लाइक कोई ऐसा रिवर है जो फ्लो करता है कि नहीं, इट मीन्स दिया था कि नो रिवर फ्लो इनटू रेड सी, ठीक है। सो इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। सो वी कांट से कि यूपीएससी क्या, ये तो तभी पता चलेगा जब उसका यूपीएससी का आंसर किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये चीज़ है, कभी कभी आप देखोगे ऑप्शन 1 तो ठीक है, ठीक है, बट ऑप्शन 2 में कहीं देखोगे आप कि ये जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं पे देखोगे कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये अकावा जॉर्डन सिटी, मैं एक ऐसा वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे देखो जैसे जॉर्डन इज बेसिकली अ लैंडलॉक्ड कंट्री बिटवीन इजराइल, सीरिया, सऊदी अरबिया, इराक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नो जॉर्डन इज नॉट इंटायरली लैंडलॉक्ड। अब ये अप टू यू और अप टू वी कैन से यूपीएससी कि ये क्या आंसर देती है, ठीक है, और आप क्या एज्यूम करते हो ये डिपेंड करता है। बट आई कांट से कि ये एक्चुअल क्या होगा। और इसमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो ये जॉर्डन है, ठीक है, और जब आप यहाँ पे देखोगे इस टाइप का ये गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, यहाँ पे जो रेड सी में देखने को मिलता है, तो ये ऐसा बोला गया है उसमें, कहीं पे आप देखोगे कि जो जॉर्डन है उसका कहीं ना कहीं इससे लगता है, और इस कारण से इसको कभी कभी लैंड लॉक्ड एज्यूम नहीं किया जाता, ठीक है। सो ये बस इसमें कंट्रोवर्सी है, बाकी आप समझ सकते हो। तो बस यही कहना था, बाकी ठीक है, योर कमेंट इज़ ऑलवेज वेलकम, ठीक है। आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 30 नंबर यहाँ से पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से भी डायरेक्ट ऐसे आप उसके वेबसाइट पे देखोगे तो मिल जाएगा। तो ये बोल रहा है कि एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-24 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है।
सो उड़ीसा जो है ना ये नंबर 1 पे है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, और उसके बाद जो है झारखंड है, ठीक है। सो बी इज़ द राइट वन। इट मीन्स कि हम लोग को हमेशा से पूछते आता है, ठीक है, माइंस मिनरल्स वगैरह, सो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हो गया, ठीक है। सो वो सारा चीज़ यहाँ से हम लोग को देख लेना है पहले ही, ठीक है। सो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आज का कुछ और जो हम लोग का बचा हुआ था। ये देखो 43 नंबर, देखो जैसे कि यूपीएससी का कितना कहीं ना कहीं इसको मिल ही जाता है, ठीक है। लाइक पिछले बार देखोगे तो 100 मिलियंस फार्मर पे पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो मिलियन माइंड ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, ठीक है, जिसको कि मनक बोला गया है। स्कीम जो है अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर द इंस्पायर्ड रिसर्च कैटर टू। इसका बेसिकली किस पर्पज से ये लाया गया है, बनाया गया है, ठीक है। इंस्पायर ये भी पूछ सकता है कि इंस्पायर किस मिनिस्ट्री के अंदर में देखने को मिलता है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसका यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ देखो, ठीक है, ये क्लियरली मेंशन था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में देखने को मिलेगा आपको इंस्पायर मनक, ठीक है। सो इंस्पायर मनक जो है ना ये आपको यहाँ पे देखो, जैसे इंस्पायर मनक मिलियंस माइंड ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज स्कीम, ये जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर द रिसर्च इंस्पायर्ड रिसर्च। ये देखो किस तरह से डायरेक्ट कॉपी किया जाता है किसी भी मिनिस्ट्री से अगर ऐसा कुछ स्कीम वगैरह है तो, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये क्या करता है कि ये अट्रैक्ट करता है टैलेंटेड स्कूल स्टूडेंट को, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन अभी देखोगे तो कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा हो सकता है। सो ये यहाँ पे देख लो अपकमिंग एग्जाम। तो ये जो मनक है ये ऐसा इनिशिएटिव है जो कि अट्रैक्ट करता है स्कूल स्टूडेंट को एट अर्ली एज टू स्टडी साइंस एंड परस्यू रिसर्च कैरियर अपार्ट, ठीक है। सो इसके लिए ये बनाया गया, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एज ग्रुप जो है ना 10 to 15 ईयर्स है, एंड जो क्लास है इसमें 6 to 10 क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे इसमें शामिल करने का बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ पहले इसका ये देख लो क्वेश्चन किस तरह से इसका ऑप्शन फॉर्मेशन था, ठीक है। सो ऑप्शन डी देखो पहले, द स्कूल चिल्ड्रेन स्टडिंग इन क्लास 6 to 10 एंड द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स, ठीक है। सो हम लोग को तो पता है कि इसका आंसर डी होगा, बट आगे देखो कॉलेज टीचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये तो आप चाहो तो इसको एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो द रिसर्च स्कॉलर इन रिकॉग्नाइज रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, और फिर है नेक्स्ट द कॉलेज स्टूडेंट स्टडिंग इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29। तो ये जो है ना इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था, और अगर आपको नहीं पता है तो इस कारण से जो है ना जितने भी मिनिस्ट्री ने अभी किए हैं, ठीक है। लाइक एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप सर्च करोगे गूगल पे, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री का नाम लेकर के कि उसका जो है एक कंपाइलेशन दिखा दो, ठीक है। सो वहाँ पे आपको ओवरऑल दिखा देगा, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो वन गो में। तो चलो ठीक है, इसका आंसर पता हो जाना चाहिए कि इसका डी होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इस डिपार्टमेंट के ही अंदर है, कुछ ऐसे है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर द, ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। बट इसके कुछ ऐसे विजन देख लो क्या है, तो बेसिकली कि बिल्ड करना है क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स पूल टू स्ट्रेंथन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे कैसे बढ़ावा करना, ठीक है। गोल का अगर बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो यंग टैलेंटेड हैं, ठीक है, उनको कैसे साइंस में और रिसर्च में उनको कैरियर का ऑप्ट करना है, ठीक है, उसके लिए अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उनका गोल है, ठीक है। सो इस तरह से इसमें बात किया गया है, और ये बेसिकली ये बहुत ही मतलब ना वी कैन से कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि जो इंस्पायर स्कीम है कोई भी ऐसा एग्जाम कंडक्ट कम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, ठीक है। और ये क्या होती है कि रिलाई करती है ऑन एफिकेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रख लेना है कि जिस तरह से आप अभी एजुकेशन गेन किए हो उसी के बेसिस पे आगे आपको कैसे लेकर के जाना है, ठीक है। इसमें बात किया गया है, इसमें अट्रैक्ट किया जाना है जो यंग रिसर्च यंग टैलेंट है, ठीक है। सो इसमें कोई भी ऐसा एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव आप देख पाओगे कि इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इनोवेशन इन साइंस में कैसे लाना है, ठीक है, अट्रैक्ट करना है, ठीक है, और नर्चर करना है यंग ब्राइट स्टूडेंट को, ठीक है, टू स्टडी बेसिक नेचुरल साइंस एट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। क्योंकि 6 to 10 क्लास को जब इंस्पायर करोगे तो आगे चल करके आपका करियर इट मीन्स कि यू नो कि आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। सो इस तरह से ये बोला जा रहा है कि आप जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाओगे सो उस वहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, और उसके बाद यू कैन ऑप्ट एज अ कैरियर, ठीक है। सो ये चीज़ इसमें बताया गया है। देखो कुछ ऐसे इंस्पायर इंटर्नशिप है, और इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो इतना हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया, ठीक है। देखो ये एक 47 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये बाल्ड ईगल के बारे में बताया गया है कि रिसेंटली अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है नेशनल बर्ड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो
ये तो वैसे पता है तो ठीक है, नहीं तो जनरली ये लिव करने वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका आंसर जो है ना ये यूएसए है, ठीक है। सो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। एक और चीज़ देखो, ये जो 41 नंबर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर अवार्ड दी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे केवल नाम पूछ लिया गया है, और अगर यूपीएससी सीएससी फ्रेम करेगी तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टैटिक भी आएगा कि ध्यानचंद खेल रत्न कब इनिशिएट हुआ, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और जो कुछ ऐसे प्लेयर को जो मिला है रिसेंट में उसको मिला है। सो ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि किनको मिला है, इनका लिस्ट ही देखते हैं, ठीक है। सो ये देखो, सो ये रहा, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये जो है ना लिस्ट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड मिला था, ठीक है। जैसे श्री गुकेश डी, ठीक है, ये चेस में इनको मिला, ठीक है। श्री हरमनप्रीत सिंह, इनको हॉकी में मिला। फिर प्रवीण कुमार, ये पारा एथलीट्स में मिला। एंड मिसेस मानू भाकर जो है उनको शूटिंग में मिला है। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, इनको भी मिला, ठीक है, इन सभी को मिला है, तो ऑप्शन ये इज द राइट वन, ठीक है। अब देखते हैं 48 नंबर, सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो सूर्य किरण किन के बीच में हुआ है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य किरण जो हुआ है ना, इंडिया एंड नेपाल के बीच में हुआ है, ठीक है। बट हम लोग को और एक्स्ट्रा जान लेना जरूरी है कि कौन कौन से और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं सीधे पीआईबी का आप यहाँ पे देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो कौन कौन से एक्सरसाइजेस हुए हैं ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है ना, जिन्होंने आर्मी ने कंडक्ट किया है, इनके बीच में हम लोग देखते हैं किनके बीच में हुआ है, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में जो हुआ एक्स ऑस्ट्रोहीन, तो ये तो पता चल जाता है, ठीक है, नाम से पता, कोई कोई ऐसा जो रहता है उसका नाम से ही पता चल जाता है। बट कुछ ऐसे जो है ना जिनका नाम नहीं पता चलेगा, उनको याद रखने का जरूरत है। जैसे ये देखो एक्सरसाइज संप्रीति, ठीक है। सो संप्रीति जो है ना बांग्लादेश के साथ होता है, और मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है, मैं इसको बोलूँगा, आप लिसन केयरफुली, ठीक है। सो ये देखो हैंड इन हैंड जो है ना ये चाइना के साथ है, ठीक है। और एक्सरसाइज शक्ति जो है ये फ्रांस के साथ है, ठीक है। और गरुड़ शक्ति जो है बेसिकली इंडोनेशिया। तो ये दो कन्फ्यूजन करता है, ठीक है, एक तो एक्सरसाइज शक्ति एंड एक गरुड़ शक्ति, एक और देखोगे मित्र शक्ति, ऐसे कुछ करके, तो ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। सो ये देख लो एक्सरसाइज शक्ति जो है ये फ्रांस का है, इंडोनेशिया के साथ जो करता है एक गरुड़ शक्ति है, ठीक है। सो ये देखो कजाकिस्तान जो है ना ये परबल दोस्ती, ठीक है। सो इस तरह से नाम है, आपको ध्यान रख लेना है। और किर्गिस्तान का अगर हम लोग बात करते हैं तो खंजर, ठीक है, एक्सरसाइज खंजर इसके साथ है। फिर उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं मालदीव्स के साथ तो एक्वेरियन, ठीक है। सो एक्वेरियन ऐसे कुछ करके है, आप इसको ध्यान रख लेना, मालदीव के साथ है। अब देखो मंगोलिया के साथ जो है ना ये जो है नोमैडिक एलिफेंट, सो ये नाम याद रहता है, थोड़ा सा यूनिक भी है, सो हर किसी को ये पता रहता है। बट कुछ ऐसे जो है ना नाम उसको ध्यान रख लेना है। म्यांमार के साथ जो होता है ये इम्बेक्स है, ठीक है। और नेपाल जो है ना ये देखो सूर्य किरण जो पूछा गया था अभी, ठीक है। सो ये इस तरह से जो है पूछा जाता है। और चलो ठीक है, देखो ओमान के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो अल नगर, ठीक है। सो अल नगर रसिया के साथ एक्सरसाइज इंद्र है, ठीक है। सेचल्स जो है एक्सरसाइज लिमितिया, ठीक है। सो ये भी है लिमितिये, ये थोड़ा सा नाम यूनिक है, सो इसको ध्यान रख लेना। लिमितिये एक्सरसाइज जो है सेचल्स के साथ होता है। और श्रीलंका के साथ जो है ना मित्र शक्ति, जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है। सो मित्र से 3 देखने को मिला, एक मैत्री भी है, सो कन्फ्यूजन कर सकता है ये भी, मैत्री थाईलैंड के साथ है। और एक्सरसाइज शक्ति जो है एक मित्र शक्ति है, शक्ति जो फ्रांस के साथ था, मित्र शक्ति हो गया श्रीलंका के साथ, एंड जो मैत्री है थाईलैंड के साथ है। देखो एजेया वॉरियर जो है एक्सरसाइज एजेया वॉरियर ये यूके के साथ होता है। एंड देखो यूएस के साथ 2 एक्सरसाइज देखने को मिलता है, एक तो युद्धाभ्यास है, ठीक है, एक वज्र प्रहार, थोड़ा सा नाम से भी लगता है कि थोड़ा है, ठीक है। सो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। देखो एक वियतनाम जो है ना ये विनवैक्स है। एंड ये जो आप मल्टीनेशनल एडम्स प्लस जो है ये एक एक्सरसाइज फोर्स है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है, बट ये नहीं पूछेगा ये बाकी सब नाम जो है किसके साथ होता है, ये रख लो। अब देखो जो नेवी कंडक्ट कराती है, ठीक है। सो इनके बीच में जो होता है वो देख लो। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के नेवी और इंडिया के नेवी जो है ना ये ऑसी इंडेक्स है, ठीक है। सो ऑसी इंडेक्स तो ये देखने को मिलता है, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है, नाम से। बांग्लादेश जो है ना इन बियन कॉर्पेट है, ठीक है। सो इन बियन कॉर्पेट, तो ये ध्यान रख लेना है, थोड़ा सा नाम यूनिक है। सो नेवी एक्सरसाइज नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा नावल एक्सरसाइज है, कौन सा मिलिट्री, तो ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, तो ये है इप्सामर, ठीक है, इप्सामर ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका और इंडिया, ठीक है। सो इप्सामर इंडिया हो गया आई से, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, मेरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, फ्रांस देखते हैं, फ्रांस के साथ क्या है, वो रूना है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना है, ये नेवी एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज है। इंडोनेशिया के साथ जो है इंड इंडो कोरपेट है, ठीक है। सो एक 2 है यहाँ पे, इन इंडो बिलेट, तो इन इंडो ध्यान रख लो, पता चल जाएगा इंडोनेशिया के साथ हो रहा है।
मलेशिया के साथ जो है ना इन एमन टेबल टॉप एक्सरसाइज, ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना। म्यांमार जो है ये इमकोर है, ठीक है, और इन एमन बिलेट, ठीक है। सो देखो ये थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, सो इसका जो कॉमन है ये ध्यान रख लो, इन एमन और इंडो, ठीक है। सो ये चीज़ देखो, ओमान के साथ जो है ना ये पूछा गया, ठीक है। सो नसीम अल बहर ये पूछा भी जाता है। और रसिया के साथ जो है ये इंद्र नेवी है, ठीक है। फिर श्रीलंका के साथ जो है ना सिलिनेक्स है। सिंगापुर का अगर हम लोग बात करते हैं तो सिम्बेक्स है, ये पता चल जाता है नाम से। थाईलैंड के साथ जो है ना इंडो चाई कॉर्पेट है, ठीक है। यूएई के साथ जो है ये इन यूएई बिलेट है। और यूके के साथ जो है ना कोनकन है, ठीक है। यूएसए के साथ जो है ये मलाबार है और रिम्पैक है, ठीक है। सो दो दो एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। मिलिट्री नेवी का भी देखे और आर्मी के का भी देखे, ठीक है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बाई ब्रूनई तो एडीएमएम प्लस एक्सरसाइज है, ठीक है। और देखो एक सेकेंड, अभी दो बच गए हैं, ठीक है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बाय इंडोनेशिया तो कोमोडो, ठीक है, एक्सरसाइज कोमोडो। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बाय इंडिया सो मिलन है। नेक्स्ट एयरफोर्स का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एयरफोर्स के साथ कौन कौन सा है, सो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ जो है ये टेबल टॉप एक्सरसाइज है। इसराइल के साथ जो करती है ये एक्स ब्लू फ्लैग 17 है, एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 17। ओमान के साथ जो है एक्सरसाइज स्टन ब्रिज 4 है, ठीक है। रसिया के साथ जो है इंद्र 17 है। सो इंद्र से रिलेटेड जो आता है ये रसिया के साथ देखने को अभी तक मिला है, ठीक है। सिंगापुर के साथ जो है ये ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग नाम से है। फिर थाईलैंड के साथ जो है एक्सरसाइज सीएम भारत है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। यूएई के साथ जो है ना ये डेजर्ट ईगल 2 है, ठीक है। और यूके के साथ जो है इंद्रधनुष 4, ठीक है। फिर यूएसए के साथ रेड फ्लैग 16-1। तो इस तरह से जो था हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया, ठीक है, एक्सरसाइज। एंड आई होप कि इसको एक दो बार देखोगे तो अच्छे से याद रहेगा, राइट। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बचा है। सो इसका हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लिया इसमें, ठीक है। सो ये देखो एक और चीज़ 49 नंबर जो आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को से अभी तक 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। सो यूनेस्को का बहुत ज़्यादा वेटेज है, जितना भी हो सके अच्छे से इसको कर लेना है, राइट। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि मोइतम दी माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी वाज इंस्क्राइब इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। तो ये तो पता है, हर किसी को पता है, 1 इज द राइट वन। तो बाकी आप इसको कट कर सकते हो। अब बचा 1 बी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू पाली, असमीज, बंगाली एंड मैथिली। आपको पता होना चाहिए कि इस बार 5 ऐसे क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे कितने दिए हैं, 4 मेंशन किया है। बट आपको ध्यान रख लेना है कि मैथिली नहीं है, ठीक है, मैथिली नहीं है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 5 एक्सरसाइज, 5 जो ऐसे क्लासिकल लैंग्वेज थे। एक तो पाली हो गया, प्रकृत हो गया, असमीज हो गया, बंगाली हो गया, ठीक है। और एक क्या है, मराठी है एम से, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे मैथिली दे दिया, सो यू कैन गेट कन्फ्यूज। तो यहाँ पे आपको मराठी होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बी इज रॉन्ग, ठीक है। सो बी रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। सो ए इज द राइट वन। बट ये आगे देख लो, थर्ड वाला जो है प्रोजेक्ट परी इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नहीं, देखो यहाँ पे मतलब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा बात है कि जो इतने सारे ये सब क्या आपको लग रहा है, ये कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो कल्चर में एजुकेशन कहाँ से आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और वो जो एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करते हैं, प्रोजेक्ट परी काफ़ी न्यूज में था। सो प्रोजेक्ट परी इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो जाएगा। सो 3 इज रॉन्ग, ठीक है। सो बी इज द राइट वन यहाँ से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और इस तरह से आप देखोगे किस तरह से कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ ये भी देखोगे तो आप बोल सकते हैं इसको भी उसी तरह से जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है। ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद, ही इमर्ज इन दी 1970 सीरीज ऑफ फिल्म, ठीक है, दैट चैलेंज्ड मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, ठीक है। ही बिकम वाइडली नोन फॉर द भारत एक खोज, अ लैंडमार्क 53 एपिसोड टेलीविजन सीरीज, ठीक है। ही डायरेक्टेड 2023 बायोपिक अबाउट शेख मुजीबुर रहमान। तो ये डिस्क्रिप्शन दे दिया और बोल रहा है कि इनमें से किसके बारे में है, ठीक है। सो जो श्याम बेनेगल थे इनके बारे में था, ठीक है। और ये न्यूज़ में थे जब इनका ये हुआ। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग देखा। अब देख लेते हैं। देखो ये जो एक्सरसाइज, इट मीन्स वी कैन से कि डिफेंस से अभी तक 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखते हैं कि इसी से रिलेटेड कौन से पीएसएलवी और इनका मिशन क्या रहा है, ठीक है। सो देखो पीएसएलवी 60 ये इसका मिशन क्या था, तो एस्पाडेक्स था, ठीक है। और पीएसएलवी C59 ये प्रोवा 3 है। और पीएसएलवी C58 ये एक्सपोसैट है, ठीक है।
बट जो PSLV C57 है ना, ये आदित्य L1 से रिलेटेड है, ठीक है। सो अभी अभी हम लोग इसको देखेंगे। सो डी इज द रॉन्ग, ठीक है। सो नॉट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। सो देखो इसमें एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा लैंग्वेज है, तो मैथिली लैंग्वेज मिस्ड आउट ऑन क्लासिकल स्टेटस फॉर लैक ऑफ प्रोपोजल फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। सो ऐसा न्यूज़ में था, डायरेक्ट द हिंदू का ये कटिंग है, और मैथिली को नहीं मिला था बेसिकली, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का यहाँ पे देखो मराठी हो गया, पाली हो गया, प्रकृत, असमीज और जो है ये बंगाली है, ठीक है। सो ये इन 5 ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का मिला है। देखो मैं इसको और याद, जैसे कभी कभी होता है ना एग्जाम प्रेशर में आपको ध्यान नहीं रहता है, तो उसको और किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये क्या है, वेस्ट हो गया, ठीक है, इधर क्या है, ईस्ट हो गया, तो और बताते हैं, ये क्या है, नॉर्थ हो गया, एंड इधर साउथ हो गया। देखो वेस्ट में एक लैंग्वेज को मिला है, तो किसको मिला है, मराठी को मिला है, ठीक है, तो यहाँ से मराठी हो गया। ईस्ट में एक लैंग्वेज को मिला है, तो किसको मिला है, यू कैन से बंगाली को मिला है, ठीक है। अब देखो जो नॉर्थ में मिला है ये असमीज को मिला है, ठीक है, और पाली प्रकृत कहीं से भी ले लो, ठीक है। सो ये आपको दो ध्यान रख लेना है, पाली प्रकृत वैसे भी मिलता जुलता नाम है, बाकी ऐसे याद रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। अब देखो जो अभी ये क्वेश्चन था ना ये, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये 49। अब 50 देखते हैं, 50 का एक्सप्लेनेशन देखो, ये क्या है, PSLV C60 मिशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, PSLV C60 एस्पार्डेक्स मिशन टू सपोर्ट वाइड एरे ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंडवर्स। तो कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है, सो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे इसी में देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च PSLV C59 रॉकेट, ये सब हिंदू का कटिंग है, ठीक है। सो विथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये भी पूछ सकता है कि PSLV C59 रॉकेट किसके साथ किया है, ठीक है। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ किया है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिला। और ये क्या है, प्रोवा 3 सैटेलाइट यहाँ से ये कर रहा है, ठीक है। सो इसके लिए आपको ये ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे क्या था, C59 प्रोवा 3, ठीक है, ये सही था। देखो ये देखो, फिर नेक्स्ट है PSLV C51, ठीक है, ये क्या है, आदित्य L1 मिशन, और यहाँ पे क्या दिया है, C57 है एग्जैक्टली, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या था, ये देखो DS सार है, बट यहाँ पे क्या है, ये आदित्य L1 है, ठीक है। सो गलत था। आगे देखते हैं, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च PSLV C58 एक्सोसैट मिशन, ये डायरेक्ट दिया गया है। सो इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रख लेना है, बाकी तो ठीक ही है। और इसमें क्या है ना, इसका देखो ऐसा पूछ सकता है कि एस्पोसैट जो मिशन है, जो PSLV C58 रिलेटेड है, इसका क्या है कि ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स सच एज ब्लैक होल हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है, स्टार्स हो गया, इनके बीच को स्टडी करना है। तो ये एक्सोसैट लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट। देखो कुछ ऐसे वन वर्ड वी कैन से कि वन लाइनर है, तो इसको ये देखो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस GST, तो ऐसे तो नहीं पूछता है UPSC CSE में, बट थोड़ा सा ये ध्यान रख लो कि ये आपको देखने को मिलेगा 269A में, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। सो ये पूछा जाता है कि जो GST है क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल में मेंशन है। अभी और भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है। सो ये जो है बेसिकली 101 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, तो इसमें इसको ऐड किया गया था, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो ए इज द राइट वन, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का तो वैसे है कुछ नहीं, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट 52 अगर हम लोग बात करते हैं, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग UN एजेंसी हैव रिसीव नोबेल प्राइज मोर देन वंस, इट मीन्स कि एक से ज़्यादा बार कौन ऐसा UN एजेंसी है जो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। सो देखो ये जो बाकी का ना एक एक बार मिला है, ठीक है। सो बट UNHRC जो है ना, इसको 2 बार मिला है, ठीक है, UN पीस प्राइज जो हुआ था, ठीक है, UN नोबेल पीस प्राइज जो मिला है, नोबेल पीस प्राइज, सो इनको 2 बार मिला है, ठीक है। सो ये डी इज़ द राइट वन, ठीक है। और इवन HRC के बारे में एक्स्ट्रा हम लोग देख सकते हैं। तो देखो अब देखते हैं 53 नंबर, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना है कि CVC जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है हमेशा से कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है। बट ये ध्यान रख लो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है ना, ये इज़ अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये अपॉइंट करते हैं, इज द राइट वन, ठीक है। देखो हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसको कैसे पूछा जा रहा है। सो देख लो ऑप्शन फ्रेम करने का भी किस तरह से बनाया जा रहा है, सो ये ध्यान रख लो। तो ऑप्शन ए तो राइट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सो द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर।
एज वन ऑफ द मेंबर बोल रहा है, ठीक है। सो दो तो होना चाहिए करेक्ट, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे जो कमेटी बनता है, जो सीबीसी का अपॉइंटमेंट करना है, तो सबसे पहले कुछ कमेटी बनते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ पे होम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये अपॉइंट करते हैं, बेसिकली ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं सीबीसी के कमिश्नर को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीसी कमिश्नर हैज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर, ठीक है। सो यस, इट इज राइट वन, ठीक है, वन ऑफ द मेंबर बोल रहा है। अगर ओनली वन बोलता तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी रहता। आगे देखते हैं। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन ऑपोजिशन इज लोकसभा कैन बी ऑन द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। सो ये यहाँ पे बोल रहा है, इसका क्या होना चाहिए? तो मैंने अभी क्या बताया था कि पीएम भी होते हैं, होम मिनिस्टर से भी होते हैं, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन से भी होते हैं। तो ये सब तीनों सही है। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखो 56 नंबर क्वेश्चन, ये पॉलिटी से भी है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन आर करेक्ट, ठीक है। सो ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इट हैज़ मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर द वुमेन, ठीक है। सो हाँ, इनका काम है। और इट हैज़ द मैंडेट टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन ऑल द पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। ऑब्वियसली है, जब ये बनाया गया जिस पर्पज से, तो होना चाहिए। सो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इतना हम लोगों ने कवर कर लिया, बट एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, जैसे ये बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे 11th मेंशन है, 11 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लाइक इलेक्शन कमीशन हो गया, जो आर्टिकल 324 में मेंशन है। यूपीएससी है, ठीक है, जो आर्टिकल 315 टू 23 तक देखने को मिलेगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 352, ये भी इसी में है, ठीक है। फिर फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर एससी हो गया, ये 338, एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ये 338A, एंड जो कैग है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि आर्टिकल 148 में है, एंड अटर्नी जनरल जो है 76 में देखने को मिलता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165, और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये आर्टिकल 350 में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो और इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल 263। सो ये देखो, इतना सारा जो है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं इसके बारे में बोल रहा था कि जो लैंग्वेज है ना, किसी भी लैंग्वेज का जो प्रपोजल है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य एकेडमी के जो होते हैं ना प्रेसिडेंट, वो बेसिकली चेयर करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट था, मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि कौन सा अब बचा है। तो इसको तो हम लोग कवर कर लिए थे कल के वीडियो में। इन इसमें देखो, तो विच वन एमोंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। देखो मैं इस पर कंफ्यूज हो गया था, बताए मैं कहीं पे होता तो ठीक है। सो इसमें इसको करेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या था कि काउंसिल ऑफ स्टेट पूछ रहा था, और मैं वहाँ पे बता रहा था लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है। सो वो दोनों डिफरेंट चीज़ है, और काउंसिल ऑफ स्टेट इट मीन्स होता है राज्यसभा, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना। और ये राज्यसभा, इसमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा सीट किस में देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा सीट मीन्स कौन से स्टेट का है यहाँ पे, ठीक है। सो ये ध्यान रख लो कि जो इसमें सभी ऑप्शन में जो तमिलनाडु है, इसका सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का कितना है? सो 18 सीट है, ठीक है, राज्यसभा में। एंड जो बिहार का है, ये 16 है। आंध्र प्रदेश का आपको 11 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 18 देखने को मिलेगा, जो कि अभी पब्लिश नहीं है। सो इसको ध्यान नहीं देना है, अभी 11th मान के चलना है। बिहार हो गया, और एमपी जो हो गया, एमपी का अभी 11 ही देखने को मिलता है। तो यहाँ से बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका सीट है काउंसिल ऑफ स्टेट में? सो तमिलनाडु इज द राइट वन, ठीक है। सो चलो ठीक है, क्या था इधर हम लोगों ने कल कर लिया था कवर। ये देखो 16 नंबर क्वेश्चन, ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशंस 86 अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और पता भी होगा आई थिंक। इसमें यहाँ ये देखो 86 अमेंडमेंट हुआ था कब? 2002 में। और इससे पहले क्या था? जो राइट टू एजुकेशन था बेसिकली, ठीक है, सेकेंड, ये जो राइट टू एजुकेशन था, ये पहले क्या था? डीपीएसपी में ही था, ठीक है, डीपीएसपी में। और ये कब था? किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 45 में था डीपीएसपी में।
पहले था, बट 86 अमेंडमेंट लाया गया और उसके बाद इसे क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया गया। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो 86 अमेंडमेंट लाया गया, इसके बाद चैप्टर डीपीएसपी में ऐड कर दिया गया क्या, तो नहीं, ये ऑप्शन 1 जो है ये रॉन्ग है। पहले डीपीएसपी में था आर्टिकल 45 में, फिर उसके बाद क्या किया कि 86 अमेंडमेंट ला करके 2002 में इसको फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया, तो 1 तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, आर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, सो नहीं, देखो ये ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए और पता तो है ही। ठीक है, सो ये 2 इज द रॉन्ग, क्यों, क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो है जो 21A आर्टिकल में ऐड कर दिया गया, कब, सो 86 CAA से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 2002 में इसको 21A में कर दिया, इट मीन्स की फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। और आपको राइट टू वर्क डीपीएसपी में देखने को मिलता ही है। सो 2 भी रॉन्ग है, सो डी इज द राइट वन, नाइदर वन नॉट 2। ठीक है, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पार्लियामेंट चैप्टर से है और आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विथ रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये करेक्ट बोल रहा है, कौन सा है करेक्ट। ठीक है, सो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि दी स्पीकर इज इम्पावर्ड टू रेफर शो मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो हाँ, ये जो है आपको पता होना चाहिए, पढ़े भी होंगे, सो 1 इज द राइट वन। और 2 देखते हैं, ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ना, इसको कभी कभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे अर्जेंट जो कॉल होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रख लेना है। और हियर देखो, ये हम लोग इसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि लाइक ये एडजर्नमेंट मोशन जैसा मैच करता है, बट ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे एडजर्नमेंट मोशन में भी क्या होता है कि जो अर्जेंट कॉल को देखा जाता है, एड्रेस किया जाता है, बट यहाँ पे ये क्या होता है ना कि जैसे बोल रहा है कि एक्विजिशन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर द अदर आइटम्स इन द लिस्ट। हाँ, ये सही है। जैसे इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये इस वजह से ऐसे इसको पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, इनका जो इंडिपेंडेंस है, इनका जो फंक्शनिंग है, ठीक है, उनको सबसे ऊपर रखा जाए, उसको पहले एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो ये भी सही है। बट देखो ऑप्शन 3 में कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन है, वी कैन से 3 इज द रॉन्ग। ठीक है, सो किस वजह से रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ये बात किया गया है कि प्रिविलेज एक्सटेंड टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि जो प्रिविलेज है, तो प्रिविलेज जो है ना, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बेसिकली एक्सटेंड होता है सिविल राइट के लिए ही। अगर कोई भी ऐसा अगर सिविल राइट्स और सिविल अरेस्ट में ही जो है ना, ये बेसिकली वैलिड होता है, बट नॉट वैलिड फॉर द प्रिवेंटिव अरेस्ट और एनी डिटेंशन। सो 3 इज द रॉन्ग। ठीक है, सो 1 and 2 इज द राइट वन। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है। इसमें देखो ये अगर हम लोग बात करते हैं प्रिवेंटिव बेसिकली ये प्रिविलेज का, तो ये प्रिविलेज जो है आर्टिकल 105 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 105 जो मिलता है ये बेसिकली गारंटी करता है स्पीच इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये गारंटी प्रोवाइड करता है, प्लस में ये जो इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, विद इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सो विद इन पार्लियामेंट ये ग्रांट करता है इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सो और साथ ही साथ ये प्रिविलेज तो इसमें सारा मेंशन है। सो इस तरह से जो है ना, ये प्रिविलेज हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग कवर कर लिए। ये देखो ये ऐसे ऑनलाइनर वी कैन से कि हु among the following was responsible for demarcating the border between the India and the Pakistan, everyone knows Redcliffe। ठीक है, अब देखते हैं एक सेकेंड, ये देखो 63 which one among the following statement about एन एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, सो एडजर्नमेंट मोशन पे दे दिया, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, इट मीन्स कि सबसे पहले देख लो कौन सा करेक्ट है। सो देखो, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू एनी अर्जेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। सो अभी हम लोग जिस पे देख रहे थे, थोड़ा डिस्कस किए थे, सो ये सही है। ये जो कोई भी ऐसा अगर अर्जेंट है, अर्जेंट कॉल है, ठीक है, अर्जेंट कॉल इट मीन्स कि अगर कोई ऐसा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, सो इस केसेस में जो है सबसे पहले इस चीज़ को मैटर को डील किया जाता है, तब जो यूजुअल प्रोसीडिंग्स है, जो यूजुअल्स वर्किंग है पार्लियामेंट का वो होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये अर्जेंट जो भी ऐसा कुछ मैटर होता है उसको डील करता है। सो ए इज़ द राइट वन। ठीक है, और जो एडजर्नमेंट मोशन जो है ना, ये क्या था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीड्यूर है। ठीक है, सो बी भी सही है। ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीड्यूर है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये बेसिकली नॉर्मल बिजनेस ऑफ हाउस में क्या देखने को मिलता है कि उसको साइड करके, ठीक है, पहले सबसे पहले जो है अडोप्ट किया जाता है कि क्या ऐसा मैटर है जो इशू है, अर्जेंट इशू है, ठीक है, उसको डील किया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना है कि जो एडजर्नमेंट है ये किसी ऐसे आर्टिकल में मेंशन नहीं है,
बट जो पार्लियामेंट का रूल बुक है उसमें मेंशन है, ठीक है। सो ये भी ध्यान रख लेना है। और इसमें ये है कि जो कोई भी ऐसा अगर पब्लिक जो मैटर है, अर्जेंट अर्जेंट मैटर है, ठीक है, उसको यहाँ पे इन्वोक किया जाता है। सो इस कारण से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीड्योर भी है, ठीक है। सो देखो सी देखते हैं। सो दिस मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस दैट मे इवन बी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो देखो ये बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ऐसा कोई अगर उसके ज्यूरिसडिक्शन में है तो उसको भी क्या ये यहाँ पे डील होता है क्या? नहीं। देखो अगर हम लोग एक्सक्लूसिवली बोले तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो सी इज़ द रॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे ज्यूरिसडिक्शन में आता है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। सो सी यहाँ पे रॉन्ग है और पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। सो ये हम लोग का सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो जो चेयर होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्पीकर हो गए, ठीक है, सो वो एब्सोल्यूट इनका डिस्क्रिप्शन होता है ताकि बेसिकली वो कंसेंट के रिफ्यूज करना है कि नहीं। सो ये भी सही है, ठीक। तो इन पे डिपेंड करता है। तो चलो ठीक है, हम लोग इतना इसमें कवर कर लिए। अब देखते हैं 69 नंबर, ठीक है। ये बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है। सो देखो ये जो है ना फर्स्ट लॉ कमीशन, ये बात कर रहा है ब्रिटिश इंडिया के टाइम का, ठीक है। और फर्स्ट लॉ कमीशन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे 1834 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसी का रिकमेंडेशन था कि इंडियन पिनल कोड को लाने का, ठीक है। सो ये जो है राइट है, ठीक है। और ये मैकाले के टाइम पे था। और देखो सेकेंड ऑप्शन जो है ना, इंडियन पिनल कोड 1860 हैज़ बिन रिप्लेस कम्प्लीटली, ठीक है, हैज़ बिन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023। सो ऑब्वियस बात है और ये काफ़ी न्यूज़ में था तो पता भी होना चाहिए। सो यहाँ पे सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। जैसे यहाँ पे बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में आ गया और अभी हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। सो उसमें से आपको पता हो जाएगा यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज दी काका कलेकर कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो द थर्ड कमीशन, द थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज द मंडल कमीशन। सो इसमें आपको बताना है, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट वी शुड नो। और जब हम लोग इसका थोड़ा बहुत भी अगर इसको अगर हम लोग देखते हैं एम लक्ष्मीकांत में, ठीक है, सो वहाँ से पता चल जाता है। तो जो ऑप्शन वन है ना, ये काका कलेलकर कमीशन का ही था जो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन सेटअप किया गया था। ऑप्शन टू जो है ये बेसिकली ये थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन में मंडल कमीशन रिलेटेड नहीं है, ये सेकेंड बेसिकली सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिलेटेड मंडल कमीशन। तो टू तो रॉन्ग हो गया। और ये कब था? जनता पार्टी के टाइम पे था। सो एक देखो ये जो थर्ड बात किया गया ना, ये बेसिकली कोई ऐसा कमीशन सेटअप नहीं था बट कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टडी किया था इस पे था। सो टू रॉन्ग है यहाँ पे, वन इज़ द राइट वन, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ और बाकी तो नहीं रहा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखते हैं 92 नंबर। ये क्या है? ये इकोनॉमी से है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये क्या कोई डिफेंस है क्या, इस टाइप का है, बट ध्यान रख लेना है। प्रोजेक्ट नेक्सस पूछ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू इनेबल लेबर मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज। ये ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, वैसे भी इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और देखो बात होता है ना मोस्टली इस कमेंट सेक्शन में ऐसे कोई आएंगे जो उनको लगेगा कि केवल ट्रिक से आप बता दो, ठीक है। और ट्रिक अगर आप बता रहे हो और ट्रिक से किसी भी उल्टा पुल्टा अगर ट्रिक लगा करके आप एलिमिनेट कर रहे हो तो यू आर गुड वन, ठीक है। और अगर आप इसको एलिमिनेट कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप अपने नॉलेज बेसिस पे, तो आप इट मीन्स कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और समथिंग, ऐसे लोग आते हैं। बट यार देखो क्या होता है ना कि एक्चुअल अगर एग्जाम में जा करके अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऐसा ध्यान में नहीं आएगा कि मैं कौन सा यहाँ पे ट्रिक लगाऊं, क्या करूँ। उस टाइम पे इतने प्रेशर भी होते हैं कि आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, चाह कर भी क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगेगा यार अगर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, ठीक है, सो बहुत हाईली रिस्क हो जाता है। और कुछ ऐसे जनरल स्टेटमेंट लाइक साइंस एंड टेक में तो आप लगा लोगे बट इस टाइम पे आप इग्नोर ही करते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा दोनों चीज़ जरूरी है, स्टैटिक अच्छे से कर लेना प्लस में जो भी अपना थोड़ा बहुत जो ट्रिक लगता है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लो। तो कभी कभी जब इतना पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे ना तो आपको लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये जनरल है और इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नहीं कि यूपीएससी इसको करेक्ट मानेगी, तो ये रॉन्ग है। और इसको और अच्छे से जब हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर तो पता चल ही जाता है वैसे, ठीक है। देखो इट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, ठीक है। और बहुत अगर आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी दोगे तो वहाँ से मिल जाएगा और ये जो है यही सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो जो रिटेल पेमेंट जो क्रॉस बॉर्डर में हो रहा है, ठीक है, उसको इंस्टेंट इनेबल करने के लिए इनिशिएटिव है। सो बी सही है। फिर ऑप्शन आगे देख सकते हो, इट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बिटवीन। क्यों करेगा भाई, जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्यों करेगा? यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का भी तो बात है।
सो ये तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू क्रिएट डेटाबेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी का बात है। अगर किसी कंट्री के साथ आप अपना डेटा शेयर करोगे फाइनेंशियल टाइप का, टेक्नोलॉजी टाइप का, न्यूक्लियर टाइप का, तो ये तो फिर वही बात हो गया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि इस टाइप के जो डेटा होते हैं, इस टाइप के जो सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं, किसी भी दो कंट्री के बीच में डील नहीं किया जाता, ठीक है, ना शेयर किया जाता है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये कॉमन सी चीज़ है। और ऑब्वियस सी बात है कि यूपीआई को लेकर के इंडिया दूसरे कंट्री को प्रमोट कर रही है, तो इस टाइप से है, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। सो इसका जो है बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। वाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाउसिंग एंड आइटम्स इज क्लासिफाइड। तो इसमें देखो दो टाइप के इसमें बेसिकली क्लासीफाई किए जाते हैं, ठीक है। एक तो ड्यूरेबल जो होता है और एक नॉन ड्यूरेबल होता है। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कॉमन सेंस से भी आप यूज कर सकते हो। और ड्यूरेबल जो होता है, जो लॉन्ग टर्म तक हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो नॉन ड्यूरेबल जो होता है, बेसिकली हम लोग जो लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करते हैं। सो हाउसिंग क्या है? हाउसिंग बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ड्यूरेबल में नहीं आएगा, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना, इसका आंसर बी होगा। ड्यूरेबल चीज़ आप अगर मानो तो इसमें ये देखने को मिलता है ना, इसका अगर एग्जैक्ट डिफिनेशन का बात करें, सो ये देखने को मिलता है कि वैसा जो कोई गुड्स है, ठीक है, जो लास्ट होता है, बेसिकली उसका जो लाइफ टाइम है फॉर मोर देन 3 ईयर, और वी कैन से कि जो मोर देन 3 ईयर है, ठीक है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो नॉन ड्यूरेबल में बोलेंगे। और जो लेस देन 3 ईयर है उसको हम लोग ड्यूरेबल में बोलेंगे, ठीक है। सो जो लेस देन 3 ईयर है उसको हम लोग ड्यूरेबल में रख लेते हैं, और मोर देन 3 ईयर है तो ये इसको हम लोग नॉन ड्यूरेबल में रखते हैं। तो हाउस क्या, हाउस तो बहुत इसका ज़्यादा लंबा लाइफ टाइम होता है, ठीक है। सो ये हम लोग नॉन ड्यूरेबल में रख लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। जैसे और अगर हम लोग बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल का एग्जाम्पल, तो लाइक कोई भी आप जैसे व्हीकल लेते हो, ठीक है, सो व्हीकल हो गया, कुछ ऐसे अप्लियंसेस हो गए घर में रखते हैं, वो हो गया, ठीक है। सो ये होता है। इसमें क्या होता है कि जो नॉन ड्यूरेबल चीज़ होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो लॉन्ग टर्म तक इसको यूज करता है, ओवर द टाइम इसको यूज करता है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना है। सो आई होप काफ़ी क्लियर हो गया इसमें, और कुछ ऐसा बचा नहीं है। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी, एक दो अगर कुछ बच्चे भी होंगे तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, बट ऑलमोस्ट जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, इट मीन्स की जो CSE से रिलेटेड है टॉपिक, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर कुछ ऐसे हैं लाइक हाँ, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एंड हिस्ट्री के टॉपिक रह गए, ठीक है। सो उसको भी एक वीडियो हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा टाइम इस वजह से लग जाता है बिकॉज आई डिस्कस ईयर, और किसी किसी को तो लगता है कि क्या ही है। सो कमेंट सेक्शन से पता चलता है, बट कोई नहीं। इफ़ यू वांट यू कैन टू सब्सक्राइब एंड एसोसिएट योर फ्रेंड्स, और बाकी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक है। और क्या इसमें जरूरी है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और योर कमेंट इज़ ऑलवेज वेलकम हियर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।